नेक्स्ट हेडिंग मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ मोलिकुल्स ट्रांजिशन स्टेट में पाया जाए, ट्रांजिशन स्टेट कोलिजन थ्योरी में भी बताए हुए हैं। ट्रांजिशन स्टेट किसको बोलते हैं? तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट को, जो दो रिएक्टेंट मोलिकुल्स टकरा के ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचता है, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में पहुंचता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टकरा के ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाए, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में पहुंच जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। लैंग्वेज: द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ट्रांजिशन स्टेट दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड क्या? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ट्रांजिशन स्टेट दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये लैंग्वेज याद करना है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखते हैं, जैसे ये रिएक्शन है A प्लस बी से C, ठीक। इसका अगर तुमसे पूछे कि मोलिकुलरिटी क्या होगा, तो इसमें क्या देख रहे हो कि A कितना है? 1, और B भी 1, तो मोलिकुलरिटी हो जाएगा 2। तो सिंपली हम लोग मोलिकुलरिटी क्या समझे कि जितना भी रिएक्टेंट रहे, जैसे ये 1 है, ये अगर पीछे 2 लगा रहता तो कितना हो जाता? 3 हो जाता, मोलिकुलरिटी हो जाता 3। तो जो भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, इसका मतलब टकरा के ही ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचा होगा, तभी तो प्रोडक्ट बना है, इसीलिए वही मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अब जैसे अगर इसको इस तरह से दे दिया जाए A प्लस हाफ बी से C, और अगर इसका तुमसे पूछे कि मोलिकुलरिटी क्या होगा, तो इसका मोलिकुलरिटी कांट प्रेडिक्ट बोलेंगे या कांट डिटरमाइन बोलेंगे। इसका मोलिकुलरिटी नहीं बताया जा सकता है। कैसे? क्यों नहीं बताया जा सकता है? इसमें भी तो A 1 है, B हाफ है, तो 1 प्लस 1/2 3/2। तुम ही सोचो, मोलिकुलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोलिकुल्स जो ट्रांजिशन स्टेट में पाया जाए। नंबर ऑफ मोलिकुल्स कभी फ्रैक्शन में हो सकता है, डिसिमल में हो सकता है, नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ मोलिकुल्स या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। कितना भाई बहन है? तो 3.5 गो भाई बहन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। या तो 3 गो भाई बहन होगा, या तो 4 भाई बहन होगा। कितना पेन है तुम्हारे पास? या 2 पेन होगा, या 3 पेन होगा, या 4 पेन होगा, 2.5 गो पेन नहीं होगा। तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, और ये फ्रैक्शन में आ रहा है 1 प्लस 1/2, इसीलिए इसका मोलिकुलरिटी हम लोग नहीं बता सकते हैं, कांट डिटरमाइन या कांट प्रेडिक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट बात, एलिमेंट्री रिएक्शन पहले पढ़े हुए हैं हम लोग। एलिमेंट्री रिएक्शन कि वैसा रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उसी को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वही मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है कि जो पीछे रहता है वही तो पावर में जाता है, वही ऑर्डर बन जाता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वही क्या हो जाएगा? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो यही पॉइंट करके लिखा हुआ है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको समझते हैं। जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है A प्लस 2B से C, ठीक है, और बोल दिया हुआ है कि इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। जब तक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं बोलेगा तब तक तो हम लोग जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में ला नहीं सकते हैं। अगर सिंपली अगर बिना एलिमेंट्री रिएक्शन, जैसे इसका अगर रेट लॉ लिखना होता क्या लिखेंगे? R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B पे पावर N। कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पावर 1 इसका भी पावर 1, नहीं। सिंपली अगर तुमको बोल दिया हुआ है तो कैसे तुम पावर में डाल दोगे? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, तो कैसे 1 मान लेंगे या 2 मान लेंगे? जो पीछे वाला रहेगा वो नहीं मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका रेट लॉ क्या लिखोगे? R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर, पीछे में कुछ नहीं है मतलब 1, और कंसंट्रेशन ऑफ B पे पावर कितना? 2। ये रेट लॉ हो गया। अब तुमसे अगर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इसका 1, इसका 2, 3 हो जाएगा। और मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी 3, A 1 B 2, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
तो क्या देखे कि एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है। अगर सिंपली इस केस में तुम मोलिकुलरिटी दो, ऑर्डर दो नहीं बोल सकते हो। अगर तुमको ऑर्डर बोलना होगा तो रेट लॉ लिखना होगा, आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर एन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एम प्लस एन होगा। अगर कोई एम और एन के जगह पे एक्स वाई लिखेगा तो एक्स प्लस वाई होगा, कोई पी और क्यू लिखेगा तो पी प्लस क्यू होगा। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर बोल दिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वही क्या होगा, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे हम लोग, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म के हेल्प से रिएक्शन मैकेनिज्म के केस में रेट लॉ डिटरमाइन करना है। देखो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा देख चुके हैं कि सिंपली अगर ए प्लस बी से पी दिया रहे, ये रिएक्शन दिया रहे और बोले कि रेट लॉ बताओ, तो रेट लॉ लिख देते हो आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन। तो किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का, था रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसमें पावर एम दे देते हो, इसमें पावर एन दे देते हो, ये रेट लॉ हो गया। लेकिन अभी हम लोग को रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है कब, रिएक्शन मैकेनिज्म के केस में। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है ना, देखो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, ये जैसे ये 3 स्टेप में दिया हुआ है तो इसको रिएक्शन मैकेनिज्म बोलेंगे, ये रिएक्शन मैकेनिज्म बोलेंगे। ये देखो इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म। ये रिएक्शन मैकेनिज्म, तो यही सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब एक ही क्वेश्चन में अगर 3-4 रिएक्शन दे दिया रहे, हाँ कोई में लिख दिया रहा है फास्ट, कोई में लिख दिया रहा है स्लो, कोई कुछ नहीं लिखा रहा है, ऐसे करके 3-4 रिएक्शन दिया रहा है, तो समझ जाएंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे पहचानते हैं ये तो क्लियर हो गया। अब रिएक्शन मैकेनिज्म का रेट लॉ कैसे लिखते हैं, भाई जब एक रिएक्शन दिया रहेगा तो आराम से रेट लॉ लिख देते थे, लेकिन जब 3-4 रिएक्शन दिया रहेगा तब उसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए 2 बात दिमाग में रखना होता है। पहला बात कि कभी भी रिएक्शन मैकेनिज्म रहे तो रेट लॉ जो लिखते हैं वो स्लो स्टेप से लिखते हैं। कितना भी रिएक्शन दिया रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग स्लो स्टेप पे फोकस करेंगे। जो रेट लॉ लिखेंगे वो स्लो स्टेप से लिखेंगे। स्लो स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, आरडीएस बोलते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब स्लो स्टेप से लिखेंगे। अच्छा एक और बात कि रिएक्शन मैकेनिज्म रहे तो हमेशा उसको एलिमेंट्री रिएक्शन ही कंसीडर करके चलेंगे। मतलब जो पीछे में रहेगा, मतलब जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा वही पावर में आएगा, मतलब वही ऑर्डर में आएगा। हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहला बात क्या सीख लिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म के केस में अगर रेट लॉ लिखना है तो स्लो स्टेप से लिखेंगे। देख लो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, for elementary reaction rate can be expressed by rate determining step, that is by क्या, slow step। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से लिखते हैं, मतलब स्लो स्टेप से लिखते हैं। पहला हो गया। दूसरा, अगर रिएक्शन में इंटरमीडिएट हो, सर इंटरमीडिएट कैसे पहचानते हैं, पहचान लेंगे आगे, पहले सुन लो। तो अगर रिएक्शन में इंटरमीडिएट हो तो उसका वैल्यू इक्विलिब्रियम स्टेप से निकालेंगे। फिर से एक बार, अगर रिएक्शन में इंटरमीडिएट हो तो उसका वैल्यू इक्विलिब्रियम स्टेप से निकालेंगे। तो देखो, इफ रिएक्शन कंटेन्स एन इंटरमीडिएट एज ए रिएक्टेंट देन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्विलिब्रियम स्टेप। लैंग्वेज याद करना है क्या, नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं करना है, खूब अच्छे से समझ के रखना है। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, क्वेश्चन बनाने आना चाहिए कि कोई रिएक्शन मैकेनिज्म है और रिएक्शन मैकेनिज्म का रेट लॉ कैसे लिखें। तो इसके लिए 2 बात, पहले रिएक्शन मैकेनिज्म का रेट लॉ लिखना होगा तो वो स्लो स्टेप से लिखेंगे, और अगर रिएक्शन में इंटरमीडिएट हो तो उसका वैल्यू इक्विलिब्रियम स्टेप से निकालेंगे। बस हो गया, इतना फ्रेम करना है, उसके बाद इसका क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो, जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, राइट डाउन द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। तो जैसे ही ये सब देखे, अरे हम लोग समझ गए, अरे तो स्लो रिएक्शन मैकेनिज्म है, और रिएक्शन मैकेनिज्म का रेट लॉ किससे लिखते हैं, कि कुछ दिया रहा है, स्लो स्टेप्स देखेंगे, स्लो स्टेप से लिखते हैं। तो स्लो स्टेप ये है, तो इससे रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर एन। तो आर इक्वल टू के, तो स्लो स्टेप का के क्या है, K2
इनटू कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट में NO2 है और F है, तो कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ F। अच्छा, पावर में कुछ नहीं क्योंकि पीछे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे भी पीछे में कुछ नहीं मतलब 1 अंडरस्टूड है। क्लियर? तो हो गया। रिएक्शन मैकेनिज्म में तो एलिमेंट्री रिएक्शन मान के चलते हैं ना, जो पीछे वाला रहता है वही पावर में। हो गया, यही आंसर। सर इंटरमीडिएट नहीं है क्या डायरेक्ट स्लो स्टेप से? अरे इंटरमीडिएट अभी इसमें नहीं है, आगे सीख लेंगे कि कैसे इंटरमीडिएट पहचानते हैं। ये हो गया क्लियर इसका। कभी भी कोई कोई बहुत घबराता है, अरे 3-4 गो रिएक्शन, अरे यार क्या मतलब है हमको, जैसे ही देखे पैटर्न पकड़ में आया, अरे ये तो रिएक्शन मैकेनिज्म है। और रिएक्शन मैकेनिज्म का रेट लॉ 2 स्टेप दिमाग में रखना होता है। पहला स्लो स्टेप, स्लो स्टेप से लिख दिए, हो गया। और दूसरा अगर इंटरमीडिएट हो तो उसका वैल्यू इक्विलिब्रियम स्टेप से, तो इंटरमीडिएट इसमें नहीं है। अब कब होगा वो देखते हैं आगे, इसमें नहीं है तो हो गया, यही आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये रिएक्शन है, ये फास्ट दिया हुआ है, स्लो दिया हुआ है, राइट डाउन द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन। थोड़ा शांति से देखना है, नहीं बनाना है, अगला क्वेश्चन अपने से बनाना। यहाँ पे K1 दिया हुआ है रेट कांस्टेंट, यहाँ पे K2 दिया हुआ है, यहाँ पे K3 तो दिया ही हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक था। यहाँ पे K1 और यहाँ पे K2 दिया हुआ है। अच्छे से देखना, अगला क्वेश्चन अपने से बनाना, ठीक है। सबसे पहले ये देखें तो हम लोग को दिल में क्या आया कि रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म का रेट लॉ किससे लिखते हैं, स्लो स्टेप से। तो स्लो स्टेप पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। तो R इक्वल टू K, तो K3 इंटू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O, हो गया। इस स्लो स्टेप से लिख दिए। अब बात है कि इसमें इंटरमीडिएट है कि नहीं, अगर नहीं रहता था तो इतने पे काम खत्म, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट है। तो देखते हैं भाई इंटरमीडिएट कैसे पहचानते हैं। तो इंटरमीडिएट पहचानने के लिए बड़ी सिंपल सा उपाय है, इक्विलिब्रियम वाले का प्रोडक्ट और स्लो वाले का रिएक्टेंट में जो कॉमन हो उसी को इंटरमीडिएट बोलते हैं। एक बार और, इक्विलिब्रियम वाले का प्रोडक्ट और स्लो वाले का रिएक्टेंट में जो कॉमन हो उसी को इंटरमीडिएट बोलते हैं। देखो इक्विलिब्रियम ये है ना डबल एरो, तो इक्विलिब्रियम वाले का प्रोडक्ट में क्या है, O2 और O है, और स्लो वाले का रिएक्टेंट में O3 और O है, तो कॉमन क्या हो गया, O। इक्विलिब्रियम वाले का प्रोडक्ट में O2 और O है, और स्लो वाले का रिएक्टेंट में O3 और O है, तो कॉमन क्या हो गया, O। तो O क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। O क्या हो गया भाई, इंटरमीडिएट हो गया। चलो, पिछला वाला में इक्विलिब्रियम था ही नहीं, देख लो। और जब इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं तो फिर कैसे इंटरमीडिएट आएगा, तब तो सीधे स्लो स्टेप से लिख दिए थे, हो गया, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, उसीलिए देखें कि इक्विलिब्रियम वाले का प्रोडक्ट और स्लो वाले का रिएक्टेंट में कॉमन आ गया वो, तो इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट अगर है तो इंटरमीडिएट का वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेप से निकालते हैं। दूसरा नंबर रूल यही तो बताया गया है। तो इक्विलिब्रियम स्टेप यही ना है भाई, तो इसमें चले जाओ। इसका जाने का है फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड। तो पहले लिख दो फॉरवर्ड वाला रेट कांस्टेंट, फिर लिख दो बैकवर्ड वाला रेट कांस्टेंट, इक्वल टू अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O, पावर में कुछ नहीं भेज रहे हैं क्योंकि पीछे में कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ O3। ठीक है, ये हो गया। कैसे लिखें ये वाला वैल्यू, तो सीधे इक्विलिब्रियम में चले जाओ, क्योंकि देखो इंटरमीडिएट का वैल्यू इक्विलिब्रियम से लिखना निकालना होता है। तो इक्विलिब्रियम में चले गए, इक्विलिब्रियम में जाके K1 बाई K2 लिख दिए, इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अब भाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, हो गया। अब तुमको इंटरमीडिएट में क्या था, O, तो O को अकेले कर दो, यहाँ पे O को अकेले कर दो। जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ O अकेले करोगे तो क्या हो जाएगा, K1 बाई K2, आई O3 मल्टीप्लाई में जाएगा और O2 डिवाइड में जाएगा, तो K1 बाई K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 बाई कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब इसको ले जाके पुट कर दो यहाँ पे, तो पुट कंसंट्रेशन ऑफ O इक्वल टू K1 बाई K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 बाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन कहाँ, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले रहे हैं, ठीक। इसको ले जाके वहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, R इक्वल टू क्या है, K3, तो K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O के जगह पे ही पूरा पटक देंगे, तो K1 बाई K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 बाई कंसंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, K3 K1 K2 को K बोल सकते हैं,
ये तीनों रेट कांस्टेंट को लेके एक फाइनल रेट कांस्टेंट मान लिए के। कंसंट्रेशन ऑफ O3 पे पावर 1 और O3 पे पावर 1 क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ O3 पे पावर 2, पावर ऐड हो जाएगा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 पे पावर 1 नीचे में है तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ O2 पे पावर -1, तो R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 पे पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 पे पावर -1। ये आ गया फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर आ गया। तो पिछला वाला क्वेश्चन में क्या देख रहे थे कि इंटरमीडिएट नहीं था तो डायरेक्ट स्लो स्टेप से लिख दिए थे, इसमें इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट का वैल्यू निकाले और उसके बाद ले जाके पुट करनी है इक्वेशन में, आ गया। क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना एकदम सेम यही पैटर्न पे बनाना है, सेम यही पैटर्न पे, लेकिन उससे पहले एक बात थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। पीछे में हम लोग एक टॉपिक पढ़े हुए हैं, सम एग्जांपल्स फॉर विच द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फिक्स्ड, वहां पे छठा नंबर में यही लिखवाए थे 2O3 से 3O2 और सीधे लिखवा दिए थे R इक्वल टू रेट लॉ इसका, R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 पे पावर 2 और O2 पे पावर -1। बोले थे कुछ ऐसा एग्जाम्पल जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिक्स। पहला नंबर में N2O5 वाला लिखवाए थे, N2O5 से 2NO2 प्लस O2, तो R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 पे पावर 1। तो जितना भी पांचों में ना खाली रिएक्टेंट आया था, यही एक छठा नंबर था ना जिसमें रिएक्टेंट भी आया था प्रोडक्ट भी आया था। तो बताए थे कि इस बात को प्रूव करेंगे हम लोग लास्ट में, और वो प्रूव किए। तो वहां पे तो बस खाली 2O3 से 3O2 दिया हुआ था ना, तो हम लोग फ्रेम कर लिए थे कि R इक्वल टू के इंटू O3 पे पावर 2 इंटू O2 पे पावर -1। लेकिन यहाँ पे पूरा दिया हुआ है और रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, तो वही देखो वही आया, ठीक है ना। तो खैर ये तो क्वेश्चन दिया रहेगा, इसे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होगा तो ये पैटर्न से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से पॉज कर लो, पहले यहाँ पे पहले इसको K1 K2 डाल लो भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, K1 और यहाँ पे K2, ठीक। और अब पॉज करके अपने से बनाओ, एकदम सेम वही पैटर्न अपने से बनाओ, उसके बाद देखोगे आगे का। रेट लॉ एक्सप्रेशन किसको पहले पकड़ेंगे, स्लो स्टेप को, तो R इक्वल टू स्लो स्टेप में क्या है K3 है इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2, ठीक है। ये स्लो स्टेप से रेट लॉ लिख दिए। अब इंटरमीडिएट पहचानेंगे। इंटरमीडिएट पहचाने का क्या तरीका बताए हम, इक्विलिब्रियम का प्रोडक्ट और स्लो का रिएक्टेंट में जो कॉमन हो, इक्विलिब्रियम का प्रोडक्ट में N2O2 और स्लो का रिएक्टेंट में N2O2, इसका मतलब ये N2O2 क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, है ना। और इंटरमीडिएट का वैल्यू कहाँ से निकालते हैं भाई, इक्विलिब्रियम स्टेप से। तो इक्विलिब्रियम स्टेप का क्या हो गया, K1 बाई K2, K1 फॉरवर्ड का K2 बैकवर्ड का, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 अब बाई रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन ऑफ NO पे पावर 2। इस सब का पावर में कुछ क्यों नहीं देते थे, क्योंकि पीछे में कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पे पीछे में 2 है तो पावर में 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इंटरमीडिएट को अकेले करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 अकेले करेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 इक्वल टू K1 बाई K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO पे पावर 2। अब ये वाला वैल्यू N2O2 का लेंगे यहाँ पे रख देंगे, तो पुट कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 इक्वल टू K1 बाई K2 कंसंट्रेशन ऑफ NO पे पावर 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है भाई। इसमें इसको इक्वेशन 1 ले रहे हैं, इसमें ले जाके पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू K3 पहले से है इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 के जगह पे ही पुट कर दें, तो K1 बाई K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO पे पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2, ठीक है। अभी क्या बोले कि ये जो पूरा है K3 K1 K2 इसको क्या बोल लेंगे K, तो ये पूरा को K बोल दिए, कंसंट्रेशन ऑफ NO पे पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2, तो ये R इक्वल टू ये आ गया आंसर। एकदम सेम स्टेप एकदम। पहले रेट लॉ किससे लिखे, स्लो स्टेप से लिखे, स्लो स्टेप से लिख दिए, उसके बाद इंटरमीडिएट देखे, इंटरमीडिएट का वैल्यू इक्विलिब्रियम से निकाले, वो पुट कर दिए, आ गया आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन शांति से देखना, ये क्वेश्चन देखने से ही पैटर्न पता चलेगा कि हाँ इसी टाइप से बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने से बनाना, ठीक है ना। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बनाने से ही पैटर्न पता चलता है, हाँ इस टाइप से बनाते हैं, तो फिर बस प्रैक्टिस रहना चाहिए, फिर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है ये सब, और बोल दिया हुआ है कि इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, और क्या बोल रहा है कि फाइंड प्लस dV बाई dt, प्लस dV बाई dt
लिखना है, निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना भाई कि एक एक रिएक्शन के लिए अप्रोच करेंगे। एकदम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में रेट देखे थे कि रेट कंसंट्रेशन बाई टाइम वाले से लिखते थे। जैसे इसका अगर रेट लिखना है, रेट का एक्सप्रेशन लिखना है तो माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट में है, तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इक्वल टू, ये प्रोडक्ट में है तो प्लस, प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी, ये लिखते थे। और फिर आगे थोड़ा बढ़े तो रेट लॉ से लिखना सीखे। रेट लॉ से क्या लिखना सीखे, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो पावर में 1 अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि एक एक रिएक्शन के लिए अप्रोच करके प्लस डी वी बाई डी टी मतलब रेट का लिखना है, और फिर फाइनली तीनों को असेंबल कर देना है। तो हम लोग पहले फर्स्ट रिएक्शन के लिए देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है भाई। फर्स्ट रिएक्शन में जो बी है वो कहाँ है, ये तुम मत देखा करो, ये तो तुमको निकालना है, वो बाद में देखना। पहले तुम अप्रोच करोगे कि बी पे, अगर यहाँ पे डी सी बाई सी पे अप्रोच करते डी, तो जिसके बारे में बोला रहा है उस पे अप्रोच करते तुम। यहाँ पे बी के बारे में बोला है तो बी पे अप्रोच करो। अब बताओ ये रिएक्शन में बी कहाँ है, प्रोडक्ट में, तो जब प्रोडक्ट में रहता है तो प्लस ही होता है ना जी, तो प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी, ये तुम रेट का लिखे एक तरह से एक्सप्रेशन, तो ये रेट हो गया डी बी बाई डी टी वाले से, तो बी के टर्म में बोला है ना, उसलिए बी से लिखे हैं, पूरा क्यों लिखने जाए, इक्वल टू, अब रेट लॉ वाले से लिख देना। रेट लॉ वाले से क्या होता है आर, तो आर तो यही है ना जी, रेट तो यही है ना कंसंट्रेशन बाई टाइम वाला, तो आर इक्वल टू के, तो के मतलब कथी है यहाँ पे K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, अरे रिएक्टेंट में ए है ना, तो हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ये फर्स्ट रिएक्शन के लिए हो गया। अब इसी तरह फॉर सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन के लिए लिखना है। सेकेंड रिएक्शन के लिए बी पे फोकस करो, तो कहाँ है रिएक्टेंट में, तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इक्वल टू रेट लॉ वाला, तो K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, अरे रिएक्टेंट का लिखते हैं ना, तो रिएक्टेंट में दोनों है ना, बी और डी दोनों है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब तुम ये जो लिखे तो माइनस डी बी बाई डी टी लिखे ना, लेकिन तुमको पूछ क्या रहा है प्लस डी बी बाई डी टी, तो तुम क्या करो इसको माइनस को उस साइड कर दो, तो ये प्लस डी बी बाई डी टी हो जाएगा, तो प्लस डी बी बाई डी टी इक्वल टू माइनस को उधर भेज दो, तो माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, ये हो गया। ये किसके लिए हो गया, सेकेंड रिएक्शन के लिए। तो ये जो लिखे हैं ये हम इसको अप्रोच करके नहीं, इसमें कि भाई इसमें बी का लिखना है तो रिएक्टेंट में है ना, तो रिएक्टेंट में है तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। अब बाद में देखे कि अरे तो प्लस पूछ रहा है ना, तो प्लस डी बाई डी टी माइनस को उस साइड भेज दिए। एकदम ठीक यही काम किसके लिए करना है, थर्ड रिएक्शन के लिए करना है। तो फॉर थर्ड रिएक्शन है ना, थर्ड रिएक्शन में देखो बी किस साइड है, रिएक्टेंट साइड। जब जैसे ही रिएक्टेंट साइड आता है तो क्या करते हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे रेट लॉ लिखेंगे तो K3 इंटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ बी है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन हम लोग को पूछ क्या रहा है प्लस डी बाई डी टी, तो क्या करेंगे प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इक्वल टू, ये माइनस को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है भाई। तीनों से प्लस डी बाई डी टी लिख दिए। अब हम लोग क्या करना है कि पूरे ओवरऑल लिखना है, तो देयरफॉर प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इक्वल टू, अब तुम तीनों को एक साथ करके असेंबल करके लिख दो। तो पहला वाला का क्या था प्लस डी बाई डी टी, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। दूसरे वाले का प्लस डी बाई डी टी इक्वल टू ये वाला है, तो माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, ठीक है। और तीसरे वाले का ये है, तो माइनस K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये हो गया फाइनल आंसर। ये पैटर्न पे बनाते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसको प्रैक्टिस पे ही अगर दिमाग में बैठा ले कि हाँ ये टाइप से पहले फर्स्ट रिएक्शन के लिए लिख लिए, फिर सेकेंड रिएक्शन के लिए, फिर थर्ड रिएक्शन, तीनों एक साथ असेंबल कर दिए।
हम सेम यही पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है हम लोग को, ठीक है। ऐसे ही हम हाँ बनाओगे, थोड़ा सा पहले बताएंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद तुम लोग अपने से बनाओगे। देखो पहले तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, इसको K1 बोलोगे और इसको क्या बोलोगे, K2 बोलोगे, ठीक है। अब देखो जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बोले हुआ इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या बोला है, प्लस डी सी बाई डी टी। तो इसमें इस रिएक्शन में दो रिएक्शन छुपा हुआ है जी, तो तुम पहले इसको ओपन करके लिख दो। तो इसको जैसे 2A से, ठीक, B प्लस 3C, इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 दिया हुआ है, और दूसरा ये बैकवर्ड का साइन है, मतलब B प्लस 3C से 2A, तो B प्लस 3C से 2A, इसके लिए क्या दिया हुआ है, K2, है ना। और तीसरा तो सिंपली 2C से P दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या दिया हुआ है, K3। ये समझ में आया कैसे लिखे। इसमें हम लोग क्या किए भाई कि इस रिएक्शन में तो दो दिया हुआ है ना, ये तो फॉरवर्ड वाला है, तो फॉरवर्ड वाला मतलब 2A से B प्लस 3C, तो लिख दिए। और दूसरा क्या है, ये बैकवर्ड वाला है, तो बैकवर्ड वाला क्या है, B प्लस 3C से उस साइड जा रहा है 2A, तो B प्लस 3C से 2A। ये दोनों को सिंगल करके लिख दिए, ये तो ऑलरेडी सिंगल है, हो गया। अब तीनों रिएक्शन के लिए बारी बारी से अप्रोच करो सी का, और उसके बाद लास्ट में असेंबल कर दो, फिर आगे बढ़ा के सीधे आंसर देख लेना, ठीक है। पॉज करो, बनाओ, फिर आगे देखना। क्या करेंगे पहले, फॉर फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन के लिए सी पे फोकस करेंगे, सी प्रोडक्ट में है, तो 1/3 इंटू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी इक्वल टू रेट लॉ वाला, तो K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2। अगर कोई सीधे लिखा होगा कि प्लस डी सी बाई डी टी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यार तुम ये रेट लॉ लिख रहे हो ना, मतलब ये आर होना चाहिए ना, रेट होना चाहिए ना, और तुम सीधे डिसअपियरेंस अपीयरेंस लिख दोगे तो थोड़ा ना काम चलेगा। रेट ऑफ रिएक्शन का यही एक्सप्रेशन होता था ना, कि 3 पीछे रहता था, 1/3 इंटू प्लस डी सी बाई डी टी। पिछला क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था तो सीधे लिख दिए थे, इसमें तो है ना पीछे, तो इस तरह से लिखना होगा। अब क्या करो, तुमसे पूछ क्या रहा है, प्लस डी सी बाई डी टी, प्लस डी सी बाई डी टी को अकेले करो, प्लस डी सी बाई डी टी को अकेले करोगे 3 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 3K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2, ठीक है। तो ये पहला रिएक्शन के लिए हो गया। अब उसी तरह दूसरा रिएक्शन के लिए, फॉर सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन पे सी पे फोकस करो, सी पे, सेकेंड सॉरी यहाँ पे सी पे फोकस, तो 1/3 और रिएक्टेंट में है तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी, ये रेट का एक्सप्रेशन हो गया। जिनको दिक्कत हो रहा होगा ये एकदम जाके स्टार्टिंग में देखना, स्टार्टिंग में बहुत सारा क्वेश्चन किए हुए हैं इस पैटर्न पे हम लोग। तो 1/3 इंटू माइनस डी सी बाई डी टी इक्वल टू रेट लॉ लिखना होगा, तो K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C पे पावर 3, क्योंकि पीछे में 3 लगा हुआ है ना, तो पावर 3। पूछ क्या रहा है, प्लस डी सी बाई डी टी, तो प्लस डी सी बाई डी टी को अकेले करो, जैसे ही अकेले करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा और माइनस भी चला जाएगा, तो प्लस डी सी बाई डी टी इक्वल टू -3K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C पे पावर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। इसी तरह फॉर थर्ड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन के लिए C कहाँ है भाई, रिएक्टेंट में, अब पीछे में 2 लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ C बाई डी टी इक्वल टू K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C पे पावर, पीछे में 2 है तो ये 2 चला गया, इसको प्लस डी सी बाई डी टी कर दो, प्लस डी सी बाई डी टी जैसे ही करोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस भी जाएगा, तो -2K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C पे पावर 2, तीनों के लिए लिख दिए प्लस डी सी बाई डी टी। अब तीनों को असेंबल्ड कर दो, देयरफॉर प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ C बाई डी टी इक्वल टू, पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा, फर्स्ट वाले के लिए ये 3K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2, दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए तुम्हारा यहाँ पे है -3K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C पे पावर 3,
और तीसरे वाले के लिए ये है -2k3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C पे पावर 2। ये हो गया आंसर। तीनों का लिख दिए, असेंबल्ड करके एक साथ कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल पाथ रिएक्शन। पैरेलल पाथ रिएक्शन ये नॉट फॉर बोर्ड है, NFB इसके पीछे लिख लेना। मतलब जो बच्चा सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, जेई मेंस या मेडिकल के लिए नहीं पढ़ते हैं, बोर्ड और CUET के लिए, तो वो बच्चा ये टॉपिक नहीं करना, बस उनका इतना पे ख़त्म। अब आगे तुम्हारे ऊपर है, देखना चाहो तो देख लो, नहीं देखना चाहो तो बंद करो। उतना ही तक बोर्ड के लिए अगर पढ़ना है तो उतना ही तक रिवीजन करना है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन का लास्ट जो क्वेश्चन किए उतना तक का। ठीक है, CUET के लिए भी अगर करना है तभी भी उतना ही तक प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर ई देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देख के लिख भी लेंगे, लेकिन पीछे पे जरूर लिख लेना NFB नॉट फॉर बोर्ड, ये टॉपिक है, ये ओनली फॉर कंपटीशन है। ठीक है, पैरेलल पाथ रिएक्शन, इसमें समझो क्या होता है। सबसे पहला नंबर, पैरेलल पाथ रिएक्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। तो ये लिखा हुआ है इट ओनली फॉलो, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। नेक्स्ट देखो, ये क्या होता है भाई कि ई जैसे ए है, ई इस तरह से रिएक्शन दिया रहता है, ए से बी, इधर में सी और कुछ दे देगा और कुछ दे देगा, इस तरह का अगर कम से कम इतना रहेगा दो, तो इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल पाथ रिएक्शन। तो समझ में आ गया होगा कि पैरेलल पाथ रिएक्शन किसको बोलेंगे। ठीक है, कि ई ए से बी, इधर में सी निकाल दिया, एक ही से दो निकाल दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं? पैरेलल पाथ रिएक्शन बोलते हैं। अगर तीन निकाल देगा तभी भी क्या बोलेंगे? पैरेलल पाथ रिएक्शन। सर अभी तो ऐसा बोले थे आप उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में, नहीं नहीं, उसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट नहीं बनता था, उसमें 3-4 रिएक्शन अलग अलग दिया जाता था। इसमें क्या हो रहा है कि एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन जाएगा, एक रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको बोलेंगे पैरेलल पाथ रिएक्शन। ठीक है ना। अब जैसे ए से बी दिया हुआ है, ए से सी दिया हुआ है, इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट कांस्टेंट K2। ठीक, और हम लोग को ना भाई कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी निकालना है, ये तीनों चीज निकालते हैं इसके लिए। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ, हम लोग को पहले क्या क्या निकालना है लिख लेते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट concentration of A at time t, concentration of B at time t and concentration of C at time t। ठीक है, ये तीनों चीज हम लोग को निकालना है। निकालते हैं एक एक करके, थोड़ा सा फ्रेम करना होगा, पीछे का तो यूज आएगा ही, थोड़ा सा हल्का सा फ्रेम कर लेना होगा कि आराम से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी निकालते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी को ही CT बोलते हैं। क्यों CT बोलते हैं? CT मतलब ऑलरेडी पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए CT इक्वल टू C0 माइनस KT, टी हाफ इक्वल टू C0 बाई 2K। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए CT इक्वल टू C0 इंटू ई पे पावर माइनस KT, है ना, और टी हाफ इक्वल टू ln2 बाई K, याद किए हुए ना। तो CT मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन एट टाइम टी। किसका कंसंट्रेशन टाइम टी पे? तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये रिएक्टेंट ही तो है भाई ए, तो उसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी को ही CT बोलते हैं। ये मत सोचना रे एकरा बोल दिए क्या, नहीं नहीं, ये तो प्रोडक्ट है भाई यहाँ पे। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी मतलब CT, कंसंट्रेशन एट टाइम टी किसका? तो रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट में यहाँ कौन है? ए है, उसलिए ये CT लिखे। अगर इसको लिखना होता तो ऐसे लिखते कंसंट्रेशन ऑफ C एट टाइम टी, देखो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक, तो ये मत सोचना कि ये है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी का ही बात कर रहे हैं। अब देखो, जैसे ही देखे पैरेलल पाथ रिएक्शन मतलब पक्का ही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए क्या याद किए हुए हो? CT इक्वल टू C0 इंटू ई पे पावर माइनस KT। तो यहाँ पे माइनस K की जगह पे दोनों आ जाएगा, तो K1 प्लस K2 इंटू T हो गया। थोड़ा सा फ्रेम किए, थोड़ा सा याद किए, ऑलरेडी पीछे वाला याद है, CT इक्वल टू C0 इंटू ई पे पावर माइनस KT। तो यहाँ पे लिख दिए C0 इंटू C0 इनिशियल कंसंट्रेशन, ई पे पावर माइनस K, तो K की जगह पे दोनों लिख दिए, K1 प्लस K2 इंटू T हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी का एक्सप्रेशन लिखा गया। अब तुमको लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी।
कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन नहीं लिखा करते थे, सीधे वो डिसोसिएट करते थे, ए जीरो जीरो ए माइनस एक्स एक्स इस तरह से लिखते थे। यहाँ पे डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी लिखना है एक्सप्रेशन, तो कैसे लिखेंगे? सीधा भाई जिसका लिखना है ना, बी का लिखना है ना, तो इसका क्या है K1, तो लिख दो K1 बाई नीचे में टोटल, तो टोटल में K1 प्लस K2 आ जाएगा, ठीक, इंटू सी नॉट। हम स्टार्टिंग में ही बोले फ्रेम करना होगा, ठीक है, कंपटीशनल क्वेश्चन पूछेगा तो फ्रेम करके कर लेंगे ना, ठीक है। तो जिसका पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी तक K1, नीचे में टोटल K1 प्लस K2, उसके बाद सी नॉट इंटू 1 माइनस क्या, 1 माइनस ई पे पावर माइनस KT, तो KT मतलब क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 इंटू टी, ठीक है, ये हो गया। तो क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, जिसका निकालना है ना, बी निकालना है ना, तो बी का क्या है K1, तो लिख दिए बाई टोटल और सी नॉट इंटू 1 माइनस ये कर दिए, ठीक है। ओवरऑल कंसेप्ट वही है कि पहले ए है तो ये जीरो है, ये जीरो है, फिर ए माइनस एक्स हुआ तो वही इधर बना, तो ओवरऑल कंसेप्ट वही लेके चल रहे हैं, 1 में से माइनस कर रहे हैं, लेकिन फ्रेम करेंगे, ठीक है ना, फ्रेम करेंगे। दूसरा सॉरी तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी। सिंपली यार कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, ये तुम लोग साथ साथ बोलोगे भी, ठीक है ना, बोलो। पहले कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी लिखना है, था क्या लिखे पहले K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू सी नॉट इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। इसका अगर फ्रेम बना लिए होगे तो इसका खूब अच्छा लगा होगा। तो कंसेप्ट फ्रेम दिमाग में रखना है कि हाँ इस टाइप से लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी। अब वही बात, कंसंट्रेशन ऑफ डी एट टाइम टी रहता था K3 बाई, उसके लिए तो फिर 3 को आता था K1 प्लस K2 प्लस K3, एकदम सेम यही पैटर्न बैठा देते हैं, ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट रख लिया ना बस, उस पर खूब आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो थोड़ा पॉज करके इसके बारे में सोच लो कि क्या क्या देखे हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं एक, ठीक है। देखो जैसे 4A से 2B K1 दिया हुआ है, इधर 3C K2 दिया हुआ है, और क्या देख रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, ये तीनों पूछ रहा है एकदम आराम से एक एक करके, ठीक है। पॉज करके पहले कोशिश करो बनाने का, बन जाए तो अच्छा बात, नहीं बने तो फिर इधर देख लेना, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी पूछ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी जो कि किसके बराबर होता है, सी टी के बराबर, और सी टी क्या होता है, सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी, तो के की जगह पे दोनों आ जाएगा, K1 प्लस K2 इंटू टी। लेकिन यहाँ पे जब K1 प्लस K2 बोलना तो इसके पीछे रेट कांस्टेंट, K1 प्लस K2 मतलब रिएक्टेंट के लिए बोल रहे हो, रिएक्टेंट के पीछे क्या लगा हुआ है 4, तो क्या हो जाएगा 4। इस टाइप से तुम लोग किया करते थे जब फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का जब हम लोग क्वेश्चन बनाए थे तो देखे थे कि जैसे अगर A से P है तो इसके लिए सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी होता है। लेकिन वही अगर 2A से P है तो इसके लिए क्या किया करते थे कि सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी लिख के, और इसके पीछे में ए के रिएक्टेंट के पीछे 2 लगा हुआ है तो के पीछे भी 2 लगा देते। बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, जीरो में भी, फर्स्ट ऑर्डर में भी, सेकेंड ऑर्डर में भी, तीनों में हम लोग किए थे इस टाइप का। जो रिएक्टेंट के पीछे लगा रहता था वही रेट कांस्टेंट के पीछे लगा देते थे। तो कहाँ कुछ नया किए, वही तो किए यार कि रिएक्टेंट के, ये तो कंसंट्रेशन ऑफ एयर टाइम टी मतलब रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं, तो रिएक्ट K1 प्लस K2 तो पूरा रिएक्टेंट के लिए है दोनों, तो रिएक्टेंट के पीछे ए लगा हुआ है तो सॉरी 4 लगा हुआ है तो 4 लगा दिए, अगर 2 लगा रहता तो 2 लगा देते। पिछला वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं लगा हुआ था, कुछ नहीं लगाए थे। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी का एक्सप्रेशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी के लिए क्या अभी बताएं कि इसका रेट कांस्टेंट K1, बी के लिए यही ना K1, लेकिन इसके पीछे 2 लगा हुआ है तो 2K1 बाई नीचे में टोटल, टोटल मतलब K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 रिएक्टेंट के लिए है ना, अरे भाई जैसे ही K1 प्लस K2 बोले तो रिएक्टेंट के लिए, तो यहाँ 4 लगा हुआ है तो 4 मल्टीप्लाई कर दो इंटू सी नॉट इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस
K1 प्लस K2 इंटू टी, और K1 प्लस K2 जैसे ही बोले तो क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा, तो हो गया। ठीक है, अब मैक्सिमम लोग को ये गलत हो गया होगा, बनाए होगे उसके बाद देखे होगे, दिल टूटा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तीसरा नंबर बना लो ना कि थोड़ा दिल जुड़ जाए, तीसरा नंबर अपने से बना लो इतना पे। थर्ड नंबर अगर बनाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, सी के लिए K2, लेकिन पीछे 3 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 3K2 बाई, कोई कोई सोचे सर ये काटे क्यों नहीं, अरे यार वो तो ऑप्शन मिलाते समय काटो ना आराम से अपना। ठीक है ना, कि एक्सप्रेशन लिखने आ गया ना, नौटंकी क्या कर रहे हो, वो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से अपना काट कूट करो, नहीं काटे हुआ है ऐसे ही टिक करो, काटे हुआ है तो काट के करो टिक। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी तो 3K2 लिख दो, बाई नीचे में K1 प्लस K2, तो K1 प्लस K2 जैसे ही लिखेंगे तो ए के पीछे 4 लगा हुआ है, तो 4K1 प्लस K2 इंटू सी नॉट, ठीक है, इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस, फिर यहाँ पे वही बात K1 प्लस K2, जैसे ही K1 प्लस K2 आएगा तो K1 प्लस K2 मतलब रिएक्टेंट के लिए, तो रिएक्टेंट का 4 लगा हुआ है, तो ये हो गया, ये एक्सप्रेशन लिखने आ गया। कोई भी रिएक्शन दिया रहे ना, पैरेलल पाथ रिएक्शन, और अगर एक्सप्रेशन लिखने बोले कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, बी एट टाइम टी, सी एट, तो इस तरह से लिखते हैं। तुम सीधे एक्सप्रेशन लिखोगे, ऑप्शन दिया रहेगा, जो जिसका पूछ रहा है उसका टिक कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट में देखते हैं, एक पॉइंट करके लिखना कॉपी में अपना, पहले देख लो, जैसे ए कोई रिएक्टेंट दिया हुआ है, ठीक, और इससे बी भी बना और सी भी बना, इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट कांस्टेंट K2, जैसे ही ये देखे दिल में आया अरे क्या है, पैरेलल पाथ रिएक्शन है। ठीक है, और तुमसे पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी क्या होगा, तो तुम डायरेक्ट लिखो कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी बाई कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, तो K1 बाई K2 हो गया। बोलोगे सर कैसे, अरे यार अभी तो एक्सप्रेशन लिखना सिखाएं, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी मतलब K1 बाई K1 प्लस K2, फिर इंटू सी नॉट लिखते हैं इधर में, K1 बाई K1 प्लस K2 इंटू में सी नॉट है ना, फिर 1 माइनस ई पे पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, ई कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी लिखे, और डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी क्या लिखोगे K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू सी नॉट इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। देखो ये पूरा तुम्हारा K1 बाई K2 से K1 बाई K2 कट गया, सी नॉट से सी नॉट कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या देख लो K1 बाई K2। उसीलिए डायरेक्ट कभी भी अगर तुमसे एक पैरेलल पाथ रिएक्शन दिया रहे और कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी बाई कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी पूछे तो K1 बाई K2। हाँ, बैक ऑफ द माइंड कंसेप्ट भी रहना चाहिए कि कंफ्यूजन हो तो आराम से सोच सके, लेकिन डायरेक्ट करो K1 बाई K2। कभी कभी क्या करता है वो परसेंटेज ऑफ बी पूछता है, तो परसेंटेज ऑफ बी पूछ रहा है तो सीधे K1 हाँ बाई K1 प्लस K2 इंटू 100 हो गया। अब इसका कैसे चलाओगे, देखो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट बनाएंगे टिक करेंगे, तो डेरिवेशन नहीं लिखवा रहे हैं, क्या जरूरी है, हाँ बैक ऑफ द माइंड एक बार सोच लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है लिखने का। जैसे परसेंटेज ऑफ बी, तो भाई कंसेप्ट यही है कि जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है उसका ऊपर रखते हैं, तो परसेंटेज ऑफ बी निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी ऊपर, और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी इंटू 100, तो वो ओवरऑल जब करेंगे तो यही आ जाएगा। तो कभी भी परसेंटेज ऑफ बी निकालना रहता है, बी के लिए देखो K1 बाई नीचे में टोटल इंटू 100 आ जाएगा परसेंटेज ऑफ बी। उसी तरह परसेंटेज ऑफ सी निकालना होता क्या करेंगे, K2 है ना बाई K1 प्लस K2 इंटू 100 हो गया। तो ये तीनों चीज थोड़ा फ्रेम रखेंगे कि कभी भी अगर रेशियो निकालना हो प्रोडक्ट का तो सीधे उसका रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाई नीचे वाले का रेट कांस्टेंट, परसेंटेज निकालना हो तो रेट कांस्टेंट के हेल्प लेके कर देंगे काम। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये दिया हुआ है, इसमें देखो K1 का वैल्यू दे दिया हुआ है, K2 का भी वैल्यू दे दिया हुआ है, एंड K3 का भी वैल्यू दे दिया हुआ है, तीनों का।
ठीक है। सेकेंड इनवर्स यूनिट है, रेट कांस्टेंट का सेकेंड इनवर्स कब होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर होता है, और हम लोग जानते हैं पैरेलल पाथ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ही फॉलो करता है हमेशा, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ बी, परसेंटेज ऑफ सी, परसेंटेज ऑफ डी पूछ रहा है। एक एक करके पॉज करके बना दो, कितना इजी क्वेश्चन है यार, बना दो जल्दी। परसेंटेज ऑफ बी निकालते हैं पहले, परसेंटेज ऑफ बी निकालना है तो क्या करेंगे, बी के लिए K1 है ना ऊपर, तो K1 का वैल्यू डायरेक्ट डालो, 2 इंटू 10⁻³ बाई नीचे में K1 प्लस K2 प्लस K3, अरे तीनों ना हो जाएगा जी, तो K1 प्लस K2 प्लस K3 तो पूरा जुड़ा जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻³ प्लस 3 इंटू 10⁻³ प्लस 4 इंटू 10⁻³ तो ऊपर में हो गया K1 और नीचे में हो गया K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू क्या कर देंगे 100, तो ऊपर वाला हो गया 2 इंटू 10⁻³, नीचे में देखो 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, तो 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। या फिर ऐसे सोच लो 10⁻³ आम है तो 2 गो आम प्लस 3 गो आम कितना हो गया 5 गो आम, और प्लस 4 गो आम 9 गो आम, तो 9 गो आम लिख दिए, हो गया इंटू 100, दोनों में से कैसे भी सोच सकते हो, ठीक है। चलो ये कट गया है ना भाई, तो 200/9, 200/9 डिसिमल में करोगे तो 9 2 18, फिर तुम्हारा 20 हो जाएगा, 9 2 18, फिर 20 हो जाएगा, ये तो आता रहेगा, तो 22.2%, ये हो गया परसेंटेज ऑफ बी। एकदम सेम इसी पैटर्न पे क्या निकलेगा, परसेंटेज ऑफ सी, परसेंटेज ऑफ सी निकाल लो। परसेंटेज ऑफ सी के लिए क्या करना होगा, K2 रखना होगा, तो K2 का वैल्यू कितना दिया भाई 3 इंटू 10⁻³ नीचे में सबका सम हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ प्लस 3 इंटू 10⁻³ प्लस 4 इंटू 10⁻³ इंटू 100, ठीक है भाई। चलो तो 3 इंटू 10⁻³ इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻³ इंटू 100, ये कट गया, 3 से ही 3 हो गया, 100/3 33.3%, परसेंटेज ऑफ बी आ गया। परसेंटेज ऑफ डी निकालना है, परसेंटेज ऑफ डी के लिए क्या K3, तो K3 का वैल्यू रख दो 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई नीचे में टोटल है ना, टोटल कितना 2 इंटू 10⁻³ प्लस 3 इंटू 10⁻³ प्लस 4 इंटू 10⁻³ इंटू क्या कर दोगे 100, ऊपर में 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई सबको जोड़ेंगे तो 9 इंटू 10⁻³ इंटू 100, ये कट गया, तो 400/9, 9 4 जा 36, फिर 40, 9 4 जा 36, फिर 40 आता रहेगा ऐसे, तो 44.4%, ठीक है। तो बहुत ईजी है यार, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहा है जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसका रेट कांस्टेंट ऊपर, नीचे में टोटल इंटू 100, बस आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ए रिएक्टेंट है, इससे एक प्रोडक्ट बी बना, एक प्रोडक्ट सी बना, इसका रेट कांस्टेंट K1 दिया हुआ है और एक्टिवेशन एनर्जी EA1 दिया हुआ है, इसका रेट कांस्टेंट K2 दिया हुआ है और एक्टिवेशन एनर्जी EA2 दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ही ये देखे कि एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट निकला, मतलब पैरेलल पाथ रिएक्शन। अब इसमें हम लोग को 2 चीज फ्रेम करना है, एक तो ये कि अगर इफेक्टिव रेट कांस्टेंट पूछे, क्या पूछे भाई, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट होता है K इफेक्टिव, इसको डिनोट करते हैं K इफेक्टिव से, K इफेक्टिव इक्वल टू दोनों जोड़ दो K1 प्लस K2, कितना इजी है ना यार, है ना। और बस खाली बच्चा देखता नहीं है ना, रिवीजन नहीं करता है ना, इसलिए क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है, नहीं तो कितना इजी है ना, कि फ्रेम रखेंगे, अगर कंसेप्ट पता रहेगा खूब आराम से बना के आएंगे, है ना। तो कभी भी अगर इफेक्टिव रेट कांस्टेंट पूछे ना, मतलब K इफेक्टिव तो K1 प्लस K2, जाहिर सी बात है अगर 3 गो रहता D भी रहता था K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाता, 4 गो रहता था K1 प्लस, जितना रहे जोड़ते चले जाओ ना, पैरेलल पाथ रिएक्शन है ना, मतलब पूरा जोड़ते चले जाओ, हो गया इफेक्टिव रेट कांस्टेंट आ गया, ठीक है। और दूसरा ना टोटल एक्टिवेशन एनर्जी,
या फिर ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों टर्म में से कोई भी टर्म यूज हो सकता है, ठीक है। हम टोटल एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं, हो सकता है कभी कभी ओवरऑल आ जाए, क्या यार सेम तो बात है। तो देखो टोटल एक्टिवेशन एनर्जी, टोटल एक्टिवेशन एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे, ई ए टी, टोटल एक्टिवेशन एनर्जी ई ए टी। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा तभी भी ई ए टी, क्योंकि सोचता है अरे ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी अगर ई ए ओ कर देंगे क्या, नहीं नहीं, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी अगर कभी लिखा है तभी भी ई ए टी ही होगा। तो इसके लिए सिंपली ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी के वन इंटू ई ए वन, के वन इंटू ई ए वन प्लस क्या दिमाग में रखना होगा, के टू इंटू ई ए टू, अब बाई के वन प्लस के टू हो गया। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। तो दो चीज सीखें, एक तो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट सीधे जोड़ दो, जितना पैरेलल पाथ रिएक्शन में जितना रहे उतना जोड़ दो, और ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी या टोटल एक्टिवेशन एनर्जी तो कैसे लिखेंगे, के वन इंटू ई ए वन फिर के टू इंटू ई ए टू, अगर आगे रहता था के थ्री इंटू ई ए थ्री, अब भाई सब रेट कांस्टेंट जोड़ दो, ये आ गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जैसे ये ए से रिएक्टेंट है, बी बना, सी बना, डी बना, रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी ई दिया हुआ है। इसका रेट कांस्टेंट 2 के दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी 2 ई दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट 3 के, एक्टिवेशन एनर्जी 3, और क्या पूछ रहा है, फाइंड टोटल एक्टिवेशन एनर्जी। टोटल एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। फार्मूला तो चमक गया, के वन इंटू ई ए वन प्लस के टू इंटू ई ए टू प्लस के थ्री इंटू ई ए थ्री बाई के वन प्लस के टू इंटू प्लस के थ्री, है ना। तो देखो ई ए टी पॉज करके बना दो अपने, फिर उसके बाद देखना क्या देखोगे इसे, है ना। तो तीनों के लिए पहले फॉर्मूला के वन इंटू ई ए वन प्लस के टू इंटू ई ए टू प्लस के थ्री इंटू ई ए थ्री बाई के वन प्लस के टू प्लस के थ्री, ये लिख दिए। अब के वन पहले वाले में क्या है भाई, के वन के इंटू एक्टिवेशन एनर्जी ई प्लस दूसरे वाले में के टू के एक्टिवेशन एनर्जी 2E प्लस 3K इंटू 3E हो गया, डिवाइडेड बाई K1 है K प्लस 2K प्लस 3K, ठीक है। चलो क्या आया भाई, K इंटू ई, आई 2 इंटू 2 4KE और ई 9KE, है ना। तो KE अब 4KE 5KE हो गया, अब 5KE और 9KE 14KE हो गया, डिवाइडेड बाई के 2K 3K और 3K 6K, K से K कट गया, 2 से ही 3 हो गया, 2 से ही 7 हो गया, तो 7/3E, यही हो गया आंसर। अगर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू दिया रहता तो मल्टीप्लाई करते, एग्जैक्ट आंसर आता, नहीं दिया हुआ है तो इसी के टर्म में छोड़ दिए, क्या दिक्कत है। तो रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट कट गया, एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसको अच्छे से रिवीजन करना है, हाँ, और क्वेश्चन बनाना है। इसका एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम उसका क्वेश्चन बैंक देखोगे तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन का, जो क्वेश्चन करवाए हैं जो सब, उस पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन पैरेलल पाथ रिएक्शन का बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। एनसीईआरटी में इसका न इन टेक्स्ट में एक भी क्वेश्चन है, ये दोनों टॉपिक का, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन का और पैरेलल पाथ रिएक्शन का, न इन टेक्स्ट में एक भी क्वेश्चन है, न एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन हम करवाए हैं इसमें, उसी को खूब अच्छे से क्या करना, प्रैक्टिस करना।